ओके, सो ये जो वीडियो है ये KAS 401 वालों के लिए है। AKTU के अंदर टेक्निकल कम्युनिकेशन का ये आपका पहला यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। हम इसे 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है और ये 6 पार्ट्स हमें आज कंप्लीट करना है। ठीक है ना। MIT में कल CT1 है, उसमें ये फर्स्ट यूनिट जो है वो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट ये जो 6 भाग में हमने डिवाइड किया है, इसका फर्स्ट जो है वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन और उसके फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है ना। कोई भी पर्टिकुलर उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हर एक चीज़ को कवर करते हुए जाएंगे। तो होता क्या है, आपका एक टारगेट ऑडियंस है ना, उसी के लिए आप उसी के लिए आप पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इन अ वे एक टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड देन फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। सो वट एवर यू नीड टू से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है, आपको बस ये पता करना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है और कैसे मुझे उनको चीज़ें प्रेजेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्रिकेट के बारे में कोई चीज़ बोलना चाहते हैं तो क्रिकेट लवर्स को किस वे में प्रेजेंट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए ना। यही है टेक्निकल कम्युनिकेशन, है ना। डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है और कैसे आपको उनको अपना इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। अब आते हैं इसके सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है इसके फीचर्स या फिर अप्रोचेस कह लीजिए, रिक्विजिट्स कह लीजिए। इसके अंदर क्या क्या आएगा। पहला तो आएगा आपका ब्रेविटी, है ना, कि ये ब्रीफ होना चाहिए। ब्रेविटी, ये ब्रीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 400 पेज का जो है कंटेंट बना के बैठे। नहीं, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, छोटे में सब कुछ बोल देना चाहिए। सेकंड इज़ क्लैरिटी, है ना, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ या फिर समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड इज़ क्लैरिटी का मतलब ये भी है कि मल्टीपल मीनिंग नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक आपने जो बोला है उसका एक मीनिंग ये है, एक मीनिंग ये है, इंटेंडेड मीनिंग ये है, फिर सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थर्ड इज़ सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए ना, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। फोर्थ इज़ ऑब्जेक्टिविटी। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्टिविटी, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऑब्जेक्टिविटी कब होता है, जब जो कंटेंट है आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इसमें आपके क्या कहते हैं, इसका टेक्निकल कम्युनिकेशन में होना चाहिए, है ना। आपका जो भी आपका कन्वर्सेशन जो है वो जो आप बताना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी, है ना। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। सो यूटिलिटी जो है वो आपका 5वां है, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ वोकेबलरी, कि आप स्पेसिफिक, अगर बिकॉज आपका ये टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो वोकेबलरी बहुत ही सिंपल होगा, वोकेबलरी बहुत ही स्पेसिफिक होगा। अगर आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो तो वाइड, है ना, जो क्रिकेट के जजागन्स है ना, टर्म्स है, वो इसमें आएंगे, प्ले में आएंगे, बट वो ऑफिस वाले टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आने वाला, है ना। सो हर एक का अपना अपना वोकेबलरी होता है। इन्फॉर्मेटिव होगा, एक्टिव वॉइस आपको यूज़ करना है और रिपीटेशन नहीं करना है ना, बार बार जो है सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक आइडिया आपने बोल दिया, ब्रीफ रखना है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। अब आते हैं हम अपने सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है, एक होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन और एक होता है जनरल, है ना। जनरल मतलब जो हम लोग रोज़ बात करते हैं, और एक है टेक्निकल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए जनरल की जहाँ तक हम बात करते हैं, जनरल का जो ऑडियंस है वो क्या होता है, जनरल होता है ना। लेकिन टेक्निकल का जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक होता है, कुछ ही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल में तो सब लोग ही आ जाते हैं, है ना। जनरल का पर्पस क्या है, जनरल का पर्पस है किसी को एंटरटेन करना, प्रोवोक करना, है ना, एजुकेट करना, इंस्पायर करना, कैप्टिवेट करना। लेकिन वही पे टेक्निकल का क्या है, इसका सिर्फ आई वुड से इन्फॉर्म करना है, इंस्ट्रक्ट करना है या फिर परसुएट करना है, इतना ही है। कुछ और जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल है वो उसका ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसमें आप, ये साइंटिफिक होता है, ये किसी एक सर्टेन बिजनेस के लिए होता है ना। इसमें आप जो है सिस्टमेटिक चीज़ें फॉलो करते हैं, वोकेबलरी इसका स्पेशलाइज्ड होता है। और यही चीज़ जनरल में आपको नहीं मिलने वाला। जनरल में सब कुछ जो है वो मतलब वो उतना कंट्रोलिंग नहीं होता ना। तो ये रहे मेन डिफरेंसेस। इसको आप जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कम्युनिकेशन मतलब जो आप और आपके फ्रेंड्स जो है बातें करते हैं, और टेक्निकल मतलब आप एक सर्टेन, अगर आपका एक गोल है मन के अंदर कि हाँ ये कन्वे करना है, तो वो टेक्निकल बन जाता है। अब आते हैं आपके थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक है आपका
लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आते हैं आपके डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए लैंग्वेज की जहाँ तक बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि 4-5 चीज़ें आप बोल सकते हैं ना। पहला कि लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, हमने बनाया है। सेकंड इज़ वो रेस्ट्रिक्टेड है, आप सब कुछ नहीं बोल सकते। आपका लैंग्वेज कितना भी अच्छा हो, वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। हर एक चीज़, अपना जो आप मन के अंदर कुछ फील कर रहे हैं वो आप एग्जैक्टली कन्वे नहीं कर सकते है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड है। थर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट है, मल्टीपल आपके बातों से डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें समझने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला है तो वो सब लोग वही समझेंगे, सब लोग अपना अपना मीनिंग जो है निकाल ही लेते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अलावा लैंग्वेज क्रिएटिव भी है। क्योंकि आप जो है नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, नए नए जो मन की भावनाएँ हैं उनको बता पाते हैं, तो ये क्रिएटिव है। और लास्ट है कि लैंग्वेज जो है वो रिडंडेंट है, मतलब रिपीटेटिव है ना। आप एक ही चीज़ को बताने के लिए मतलब डिफरेंट वेज़ है, सो रिडंडेंट है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के पार्ट का, तो देखिए वो है डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको 4 चीज़ें लिखना है ना। डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 4 चीज़ें आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, 4 चीज़ें आएगा, ठीक है ना। पहला जो है वो है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब डाउनवर्ड क्या है? डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना। तो देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर अथॉरिटी, किसी भी जब जगह पे जाए तो वहाँ पे एक अथॉरिटी सेट है ना। फॉर एग्जांपल अब ऑफिस में जाए तो ऑफिस को चलाने वाले जो है बड़े लोग ऊपर हैं, है ना, मैनेजर वगैरह, मैनेजर एटसेट्रा, और जो वर्कर्स हैं वो नीचे है ना। तो अगर मैनेजर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो मैनेजर कुछ अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कलीग्स नहीं बट वर्कर्स को तो ये डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी आप कोई भी सेटिंग ले लीजिए, उसमें अगर बड़े लोग, हायर लेवल वाले लोग लोअर लेवल वाले लोगों तक कोई कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा जो सेकंड है वो है अपवर्ड में इसी का ऑपोजिट है। अगर छोटे वाले लोग जो है वो ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो ऊपर वालों को कुछ बोल रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना, अपवर्ड कम्युनिकेशन। थर्ड जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल या फिर पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल, लेटरल या फिर पीयर ग्रुप, ये क्या होता है? ये होता है जब आप अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तों से मतलब आपके कलीग्स जो है उनसे अगर आप बात कर रहे हैं, उनसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अब ना ये आपसे बड़े हैं ना ये आपसे छोटे हैं, बिल्कुल बराबरी वाले हैं। सो इसीलिए इनको बोला गया है हॉरिजॉन्टल, लेटरल या फिर पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर आपके दोस्तों के बीच में कोई बातें चल रही है तो वो भी हॉरिजॉन्टल के अंडर ही आएगा। और जो लास्ट है वो है आपका डायगोनल। ये क्या है? इसमें ऊपर वाले छोटे वाले से भी बात कर सकते हैं, छोटे वाले ऊपर वाले से भी बात कर सकते हैं। सब लोगों का मिक्सचर है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लो नहीं है, मतलब सब कुछ अलाउड है। तो ये हो जाता है आपका डायगोनल। इसे आप बोल सकते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, सब जगह जा रहा है, ठीक है ना। कोई किसी से भी बात कर सकता है। तो ये है आपका क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। तो ये आपका थर्ड जो है वो डन है। एक सेकंड रुकिए, गिव मी अ मोमेंट। एनीवे इतने में तो हम लोग बहुत कुछ लिख देंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4, और ये क्या है? इसके अंदर आता है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेक्निकल राइटिंग, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या है? पहला जो है वो है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेंटेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो होता है आपका सिंपल सेंटेंस, एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतना आपको पहले से ही पता था, अगर नहीं पता तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, सो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है? सिंपल जो है वो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब उसका अपना एक मीनिंग है,
जो कि कंप्लीट मीनिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट, और क्लॉज का मतलब है उसमें सब्जेक्ट है और उसमें वर्ब है, ठीक है। अब कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है, और बीच में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? ये 7 तरह के होते हैं। इसे हम बोलते हैं फैन बॉयज़, FANBOYS। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। ये रहे आपके फैन बॉयज़। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों के बीच में आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलते हैं जो कि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। और नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है? इसके अंदर एक तो इंडिपेंडेंट है और एक है डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। और दोनों को जोड़ने वाला जो है वो क्या है? वो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग। सब, जैसे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, ये है सब ऑर्डिनेटिंग। फॉर एग्जांपल बिकॉज, है ना, ऑल दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ढेर सारे वर्ड्स हैं। इसके अलावा एक कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स बनाने में ही हेल्प करता है। वो दो का होता है, फॉर एग्जांपल इधर और नीदर नॉट, ठीक है ना। उसमें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, बट अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये 7 में से कोई भी एक लगा दीजिए और बन जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है कि वेरियस टाइप्स ऑफ, अगर सेंटेंसेस पूछ लिया जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताइए, तो देखिए टोटल मिला के 4 हैं। 4 एटलीस्ट हमारे लेवल पे 4 डिस्टिंक्शन है। पहला है आपका डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट, है ना। डेक्लेरेटिव में आप जो है एक तरह से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके एंड में जो है फुल स्टॉप आएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ गौतम, है ना, ये एक डेक्लेरेटिव है। सेकंड जो है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। इसके एंड में जो है आपका क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये हो जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड जो है वो है इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एडवाइस आता है, रिक्वेस्ट। इसका एक और डिस्टिंक्शन है ऑप्टेटिव, लेकिन वो आपके में दे नहीं रखा, तो हम लोग नहीं करने वाले। इसके अंदर कमांड आता है और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन आता है। ये रहा आपका इम्पेरेटिव। और आपका जो लास्ट है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी। जब भी आप फीलिंग्स दिखाते हैं, जब भी आप एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं, ये वाला मार्क आता है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आता है, क्योंकि आप इमोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम लोग शुरू में कर चुके हैं, वो क्लैरिटी वगैरह, कि एक अच्छे पैराग्राफ में क्या दिखने को मिलेगा। तो उसमें आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा, है ना, ब्रीफनेस जो है वो देखने को मिलेगा। ऊपर हमने ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, सो इसमें हम आगे नहीं जाएंगे। इसके अलावा आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई गेस है, दैट इज़, वेट कीजिए, ओके, हाँ, दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है यूनिटी, कि हर एक पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब ये है कि पैराग्राफ जो है वो इसका टॉपिक सेंटेंस एक ही होगा, एक पैराग्राफ के अंदर एक ही टॉपिक डिस्कस होगा, 2 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक सेंटेंस जो है आपका वो एक ही होगा, मेन थीम जो है वो एक ही होगा। सेकेंड इज़ कोहेरेंस का मतलब है रिलेटेडनेस, है ना। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में जो है थोड़ा सा रिलेटेडनेस होगा। दोनों एक दूसरे, ऐसा नहीं, इसका दोनों का सर पैर होगा एक तरह से, है ना। मतलब कि एक से दूसरे का कुछ ना कुछ मतलब होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, दूसरे का उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वो रिलेटेडनेस जो है, वो भाईचारा जो है, वो दोनों में दिखना चाहिए। कोहेरेंस उसे कहते हैं। और थर्ड है आपका एम्फेसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंपॉर्टेंस, है ना। आपके पैराग्राफ के अंदर एक सर्टेन टॉपिक को, एक सर्टेन नेम को, एक सर्टेन नाउन को, या किसी न किसी चीज़ को जो है एम्फेसिस मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, जिससे पता चले कि वो उसके ऊपर, वो हमारा मेन है, उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो जाएगा। वो आपका उस पैराग्राफ का जो है हीरो, प्रोटैगनिस्ट, जो भी आप मान लीजिए, वो होगा। इसके अलावा अब आते हैं एक और मेन क्वेश्चन है, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग के अंदर ना ढेर सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि आपके पैराग्राफ कैसे कैसे होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे 7 हैं।
अब पैराग्राफ जो है इन्हीं सातों में से एक में आएगा, ठीक है ना। अब सात में से पहला जो है वो है आपका इंडक्टिव। इसी का ऑपोजिट जो है वो है डिडक्टिव। डिडक्टिव DIVE। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका इंडक्टिव है वो शुरू होगा एग्जाम्पल से, है ना, ढेर सारे एग्जाम्पल से शुरू होगा और फिर आपका आएगा मेन स्टेटमेंट। और डिडक्टिव में क्या आएगा? पहले मेन स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद जो है उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आएंगे। ये हो गया आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है ना। एक पैराग्राफ जिसके अंदर पहले एग्जांपल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला जो स्टोरी है टर्टल और हेयर का, वो वाला अगर याद करें तो ऊपर जो है एग्जांपल दे रखा है और पीछे सार दे रखा है। अगर सार नीचे है तो वो इंडक्टिव है, अगर सार ऊपर है तो वो डिडक्टिव है ना। सार दे दिया और फिर आपको स्टोरी सुना रहे हैं तो वो डिडक्टिव है। फिर आते हैं क्रोनोलॉजिकल। थर्ड इज क्रोनोलॉजिकल। देखो, क्रोनो का मतलब होता है टाइम और लॉजिकल, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, तो ये टाइम बेस्ड है। तो अगर कोई पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ कि एट 5 PM ये हुआ, एट 6 PM ये हुआ, एट 7 PM ये हुआ, एट 8 PM ये हुआ, तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल आपका टाइम ऑर्डर के बेस्ड आपका पैराग्राफ होता है। इसके बाद जो है वो है लीनियर में क्या होता है? लीनियर में जो है एक लॉजिकल फ्लो को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लॉजिकल फ्लो इन द सेंस की जो पहले हुआ है वो पहले, जो बाद में हुआ है वो बाद में। आपका स्टोरी बिल्कुल एक लाइन की तरह जा रहा होगा, लाइन की तरह, है ना। ये पहला इवेंट, ये एक्ट 1, ये एक्ट 2 है, ये एक्ट 3, ये एक्ट 4, एक्ट 5, एक्ट 6, एक्ट 7, एक्ट 8, है ना। गजनी वाला टाइप नहीं होगा, है ना, कि गजनी का जो प्लॉट चल रहा है कि कभी आगे का दिखा दिया, कभी पीछे का दिखा दिया, नहीं, बिल्कुल एक सीरीज़ में चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्पैशियल। ये क्या है? ये स्पेस बेस्ड है। मतलब जैसे आप किसी रूम में घुसते हैं तो आप पहले टॉप चीज़ों को देखते हैं, फिर आप बॉटम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप मतलब कि मिडिल वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप बॉटम में क्या रखा है वो अगर बोलते हैं, तो ऐसे पैराग्राफ को हम स्पेशल बोलेंगे, जो स्पेस ऑर्डर में चीज़ों को दिखाता है, ठीक है ना, पैराग्राफ को लिखता है। फिर आपके दो बचते हैं, एक है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अगर आप किसी पैराग्राफ के अंदर कोई डेफिनेशन देखते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, तो वो है आपका एक्सपोजिशन वाला। और आखिरी है आपका इंटरप्टेड। इंटरप्टेड में क्या है? बार बार आपको इंटरप्शन दिखेगा, बार बार आपको ढेर सारे पंक्चुएशन मार्क्स दिखेंगे, है ना, कन्वर्सेशन दिखेगा। इसमें क्या है? बार बार आपका जो पैराग्राफ का फ्लो है वो तोड़ा जा रहा है। तो ये आपका एक 7 जो है, ये 7 आपके इंपॉर्टेंट है, ये 7 आपको लिखने आने चाहिए। इसके अलावा आई गेस हमारे पास सिर्फ एक और चीज़ बचता है और वो है आपका हाँ, इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है काइंड्स ऑफ पैराग्राफ उसके अंदर, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एनालिसिस आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, डेफिनेशन वाले, कंपैरिजन वाले, कॉन्ट्रास्ट वाले, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट वाले, एक्सप्लेनेशन वाले। लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी इन अ वे किसी न किसी फॉर्म में कर ही चुके हैं, तो इसको आप इस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपका आखिरी जो मेन चीज़ है वो है आपका टेक्निकल स्टाइल, जिसके अंदर आता है डेफिनेशन, टाइप्स या मेथड्स, है ना। क्या होता है इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल ये पूछा जा सकता है कि टेक्निकल स्टाइल होता क्या है ना, या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्या टेक्निकल राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है ना। लिखने का उतना कुछ है नहीं, आपको तीन चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनमें से पहला है एक्यूरेसी, कि आपका जो एज अ टेक्निकल स्टाइल है वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो मांगा है एग्जैक्टली वही दिखना चाहिए, बिल्कुल प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी बेसिकली, है ना। सेकंड इज़ ब्रेविटी अगेन ब्रीफ होना है, लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। थर्ड इज़ क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए। ये तीन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेविटी, क्लैरिटी और एक्यूरेसी। इसके अलावा हमारा छोटा सा और बचता है और वो है आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दो तरह के चैनल होते हैं, एक है फॉर्मल और एक है आपका इनफॉर्मल, ठीक है ना। इनफॉर्मल, तो आपका इनफॉर्मल भी होता है और फॉर्मल भी होता है। देखिए इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल को हम लोग जो है ग्रेप वाइन भी कहते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इमेजिन कीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो गपशप होता है ना, वो सब जो है इनफॉर्मल में आता है, वो सब ग्रेप वाइन में आता है, ठीक है ना। ग्रेप वाइन को ही हम इनफॉर्मल बोलते हैं। रूमर इसमें आता है, गॉसिप इसमें आता है। इमेजिन कीजिए कि एचओडी सर ने कुछ बोला है ना कि कल छुट्टी होगी,
तो या फिर उन्होंने कुछ बोला है कि कल ये वाला फंक्शन होगा। एक तो है कि वो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू, फॉर्मल सोर्सेज के थ्रू बांटे जाए ना, कि उनसे जो है इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स को बोल दिया जाए, इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स जो है अपने अपने ग्रुप में अपने अपने स्टूडेंट्स को जो है बता दें। तो ये तो फॉर्मल है ना, ये फॉर्मल है। इसमें आप बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड फ्लो है, अपवर्ड फ्लो है, हॉरिजॉन्टल है या फिर डायगोनल है। लेकिन इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल ये कि वो किसी ने सुन लिया, उसने जाके किसी और को बोल दिया, किसी और को बोल दिया, किसी और चपरासी को बोल दिया, ये सब चलते चलते जो ये तो गॉसिप है ना, ये गॉसिप है। इसे आप बोल सकते हैं कि ये रूमर है। तो ये हो जाता है आपका इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है बैरियर, कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? रुकावटें। रुकावटों में 3 तरह के रुकावट हम देख पाते हैं। एक है इंट्रा पर्सनल, एक है इंटर पर्सनल, और एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। अब क्या होता है इंटरपर्सनल? मतलब आपके अंदर का खोट है ना, कि आपके अंदर का खोट मतलब हो सकता है आपका एटीट्यूड बहुत ही वैसा हो कि मुझे सब कुछ पता है तो आप सुन नहीं रहे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो है कुछ परसेप्शन बना चुके हैं, या आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है ना, जो भी आपके अंदर के पंगे हैं जिसकी वजह से बैरियर्स, जिसकी वजह से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो है इंट्रापर्सनल। अगर आप इंटर की बात करें तो इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। अब हो सकता है कि एक इस पर्सन को ये पर्सन पसंद नहीं, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का लैंग्वेज अलग है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है पावर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है सामने वाला पर्सन सामने वाले की सुनेगा नहीं। हो सकता है ढेर सारे सुपीरियर्स है। हो सकता है कि आप सुपीरियर से डर लगता है आपको, सो आप कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, इसलिए आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के आपके बैरियर्स हैं। इन 3 तरह के बैरियर्स को ही आपको आपके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। और कोई मेन क्वेश्चन तो लग नहीं रहा कि फर्स्ट यूनिट के अंदर है। फर्स्ट यूनिट इस तरह से आपका कवर्ड है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने ऑलमोस्ट डील कर लिया है। बाकी देखते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बस वही है कि पेपर में जब बैठेंगे तो लिखना स्टार्ट कीजिए और रुकिए मत। चलिए, थैंक यू। इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सेकेंड यूनिट के ऊपर एक वीडियो आपका अभी बन जाएगा। चलिए चलते हैं।